अभिनव फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स में स्नेल का नियम। इससे पहले हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे और प्रकाश के अपवर्तन के नियम का ही सेकेंड नियम है स्नेल का नियम। तो सबसे पहले हम लोग अपवर्तन को रिवाइज कर लेते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके गमन करने की दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब आपतित किरण यहाँ पर आता है और इसको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन कहलाती है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम क्या था? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला। और दूसरा नियम जो है वो स्नेल का नियम है। दूसरा नियम स्नेल का नियम है, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, पहला माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, ये दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक म्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? म्यू बोलते हैं। ये ग्रीक शब्द है जो कांस्टेंट होता है हर माध्यम के लिए। और आइए देखते हैं स्नेल का नियम। किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। सबसे पहले जया क्या होता है? तो ये जया मीन्स साइन होता है, साइन को रिप्रेजेंट। और कोजिया जो होता है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर तो जया का बात कर रहे हैं। तो आइए, साइन आई मतलब किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। कहने का मीन है कि साइन आई अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये तो 10th में भी पढ़े होंगे स्नेल के नियम के अनुसार। आप देखिए, इसी को और क्लियर समझाने के लिए हम दूसरा डिफिनेशन लाए। प्रकाश किरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक तथा जया कोण का गुणनफल नियत रहता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए, इसको और क्लियर करने के लिए बताते हैं हम आपको। स्नेल के अनुसार स्नेल बोला है μ1 मतलब पहला माध्यम का अपवर्तनांक तथा माध्यम का अपवर्तनांक तथा जया कोण साइन आई इक्वल टू दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक और जया कोण साइन आई, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और इसको और क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए, साइन आई को इधर रहने देते हैं, साइन आर को इधर लेते आते हैं। आप साइन आर तो बचा क्या? μ2 अपॉन μ1 मतलब कहने का मतलब साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर देखना है μ2 अपॉन μ1। ये क्या है? एक नियता कांस्टेंट है, क्योंकि ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक है जो कि कांस्टेंट रहता है। तो इतना बराबर कांस्टेंट। स्नेल का नियम ये बोला था कि जया कोण का अनुपात आपस में नियतांक होता है। बट हमें स्नेल का नियम में इस फार्मूला को याद रखना है। μ1 साइन आई बराबर होगा μ2 साइन आर के। इससे क्या होगा? ये सवाल से न्यूमेरिकल से हम बहुत सारे सवाल को बना सकते हैं। यदि पहला माध्यम का अपवर्तनांक नहीं दिया रहे और आपतन कोण का मान पता रहे, अपवर्तन कोण का पता रहे और सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक भी पता रहे, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। और आई आर कोई भी चीज़ से निकाल सकते हैं, चारों फंक्शन में से। तो और ये क्या करता है? स्नेल का नियम एक चीज़ और बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कभी अभिलंब की पास और अभिलंब से दूर चली जाती है। कब पास आती है, कब दूर आती है, इस फार्मूला से क्लियर कर जाएगा। तो आइए, इसके रिलेटेड में हम बहुत सारे सवाल को बना के देखते हैं। तो स्नेल का फार्मूला आपसे हम कभी रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बोलिएगा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ये फार्मूला याद रहना चाहिए आपको। स्नेल का फार्मूला है। ठीक, आइए इसको मिटाते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए, पोस्ट करके वीडियो को रोक के उतार लेना है। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट रखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन अपवर्तन कोण आर का
मान ज्ञात करें, अपवर्तन कोण R का मान ज्ञात करें। और ये आ रहा आपका सवाल, डायग्राम के रूप में हम सवाल को उतारते हैं। डिग्री, ये आपका हम 60 डिग्री धरते हैं और ये μ1 है और ये म्यू थे। यहाँ पर 1 का मान, वहाँ पर 1.73। यहाँ पे एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि इसमें जो आपका होता है अपवर्तनांक दो तरह का होता है। अपवर्तनांक से दो चीज़ रिप्रेजेंट होता है, एक विरल माध्यम और दूसरा सघन माध्यम। जिसका अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा उसे सघन माध्यम कहते हैं और जिसका अपवर्तनांक का मान कम होगा उसे विरल माध्यम कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक का मान जो होता है यहाँ पर 1 कम है और 1.73 ज़्यादा है, तो ये माध्यम जो हो जाएगा आपका ये विरल माध्यम कहलाएगा, ये विरल माध्यम कहलाएगा और ये आपका सघन माध्यम कहलाएगा, ये सघन माध्यम। मतलब इसका कहीं पर नोट करके आप लोग को लिख लेना है, नोट में लिख लेना है आप लोग को। जिसमें नोट करके लिख लेना है, यदि जिस अपवर्तनांक का मान कम होगा वो विरल होगा और जिस अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। जिस अपवर्तनांक का मान कम होगा वो विरल और जो माध्यम ज़्यादा अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन माध्यम कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ देते हैं, यहाँ पे हम μ1 लिखते हैं, यहाँ पे μ2 लिखते हैं और यहाँ पे इसका मान 2 देते हैं और इसका मान 1.5 देते हैं। दोनों में सघन माध्यम कौन है और विरल माध्यम कौन है? तो यहाँ पर देखिए ये μ2 जो है ये 2 से छोटा है तो ये विरल माध्यम कहला जाएगा और ये सघन माध्यम। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए यहाँ पर देखिए सघन और विरल हमको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन को इसको सॉल्व करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को। तो आई का मान पता है 60 डिग्री है और पहला माध्यम भी हमको पता है 1 और सेकंड माध्यम भी पता है 1.732। तो 1.73 को हम √3 लिख सकते हैं। देखिए 1.73 इक्वल टू √3 होता है और 1.41 इक्वल टू √2। आप जब हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का 10th में बनाए होंगे तो इसका मान ज़रूर आप लोग पुट किए होंगे वहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर R का मान हमको पता नहीं है, तो आइए R का मान पता करते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ और ये होता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो μ1 आपका देखिए यहाँ पर 1 गुना sin I sin 60 डिग्री इक्वल टू μ2 √3 और sin R का मान पता हमको नहीं है तो यहाँ पे sin R। अब देखिए यहाँ पर sin 60 का मान √3/2 इक्वल टू √3 sin R। यहाँ पे √3 कैंसिल कर जाएगा, बचा क्या sin R इक्वल टू 1/2। तो R इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो है R का मान पता चला 60 डिग्री और इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे हम तो इसको जाना चाहिए था इस तरह करके, बट ये अभिलंब की ओर मुड़ गया क्योंकि 30 डिग्री निकला। इसको जाना चाहिए था, मतलब इतना जो ये किया ये विचलन हो गया आपका। विचलन को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डेल लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग कितना विचलन किया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विचलन कोण डेल इक्वल टू, अगर यदि डेल कितना किया देखिए तो 60 में यदि हम लोग 30 को घटा देंगे तो 30 डिग्री ये अभिलंब की ओर और झुक गया, 30 डिग्री अभिलंब की ओर झुक गया। इससे विचलन कोण का भी मान पता चल जाएगा और आपका अपवर्तन कोण का मान भी पता चल गया। मतलब कहने का मतलब है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे हम नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। नोट आप लोग भी कीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जब
प्रकाश की किरण विरल माध्यम, प्रकाश की किरण विरल माध्यम, रेयर मीडियम से सघन माध्यम डेंसर मीडियम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप इस स्थिति में इसका डायग्राम भी चेक करके देख सकते हैं। ये अभिलंब डाला हमने और ये अभिलंब डाला, ये प्रकाश की किरण इस तरह रिप्रेजेंट किए और इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, बट ये मुड़ गया। यहाँ से ये कोण आई और ये कोण आर, ये μ1 ये μ2 और यहाँ से यहाँ ये हमारा विचलन कहलाएगा। इस स्थिति में आई बड़ा होगा आर से। इस स्थिति में आई हमेशा बड़ा किससे होगा? आर से बड़ा होगा। और विचलन कोण अगर इस स्थिति में ज्ञात करना चाहेंगे, विचलन कोण डेल बराबर आई माइनस आर होगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ए नंबर ऑप्शन रह सकता है, अभिलंब से दूर चली जाती है, बी नंबर अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी नंबर कोई परिवर्तन नहीं होता है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या कहिएगा? अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा आ सकता है, यदि आई हमेशा आर से बड़ा होगा तब क्या होगा? अभिलंब की ओर चला जाएगा या अभिलंब से दूर चला जाएगा। तो इससे भी आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, विचलन कोण का फॉर्मूला भी निकल सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, क्या इसको एक बार हम लोग सघन करेंगे और इसको विरल करके देखते हैं तब क्या होता है। अभिलंब की ओर आती है, अभिलंब से दूर आ जाती है। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन एक और, अपवर्तन कोण आर ज्ञात करें। अपवर्तन कोण आर ज्ञात करें। अपवर्तन कोण आर ज्ञात करें और इसका मान अब की बात 30 डिग्री हम लोग रखते हैं और इसका मान μ = √3 और μ = 1 रखते हैं। देखते हैं, आइए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। अब इसमें आप लोग को बताना है कि कौन इसमें सघन है कौन विरल है। इसका मान 1 होता है, उसका मान 1.73 ज़्यादा बड़ा तो ये हो जाएगा, मतलब ये, तो ये सघन माध्यम कहलाएगा हमारा, सघन माध्यम। और ये आपका विरल माध्यम कहलाएगा। ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन करके। यहाँ पे आई बराबर दिया गया है 30 डिग्री। अब μ1 आपको पता है √3 और μ2 भी पता है 1 और r का मान ज्ञात नहीं है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम के अनुसार μ1 sin i = μ2 sin r। देखिए μ1 के जगह पे हम √3 sin 30 i के जगह पे 30 डिग्री और 1 के जगह पे 1 और ये sin r, क्योंकि इसका r का मान ज्ञात नहीं है।
तो यहाँ पे √3 sin 30 का मान 1/2 और ये आपका sin r, आइए sin r इक्वल टू √3/2। साइन के रेस्पेक्ट में 3/2 जो होता है वो 60 डिग्री होता है, तो r का मान कितना निकला हमारा 60 निकला। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे, बट ये 60 डिग्री यहाँ से निकला, तो ये आपका यहाँ से 60 डिग्री फॉल्स कर गया और यही हमारा विचलन कहलाएगा डेल। तो यहाँ से भी हम लोग विचलन ज्ञात करना चाहेंगे तो विचलन पता चल सकता है। विचलन एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण डेल इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो डेल इक्वल टू यहाँ पर हमारा 30 डिग्री का अंतर इसमें भी आया, 30 डिग्री और अभिलंब से दूर चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये भी पॉइंट एक नोट करने लायक है, इसको भी ऑब्जेक्टिव के व्यू से हम लोग नोट करेंगे। नोट कर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। अभिलंब से दूर चली जाती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। आइए इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग बना के। इस कंडीशन में ये हमारा ताई रहेगा, ये हमारा आर रहेगा, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम होगा, सघन माध्यम ये विरल माध्यम होगा। और इस स्थिति में आर हमेशा बड़ा होगा आई से, और विचलन कोण अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो डेल इक्वल टू सॉरी यहाँ पे जो हमारा है ये आर बहुत बड़ा है, ये विचलन है आर माइनस आई। तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ए नंबर ऑप्शन रहेगा अभिलंब की ओर झुक जाती है, बी नंबर अभिलंब से दूर चली जाती है, सी नंबर कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी नंबर नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या लगाइएगा, अभिलंब से दूर चली जाती है। तो हमारा इससे भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए तीसरा पॉइंट को व्यू करते हैं हम लोग। जब प्रकाश किरण अपवर्तक तल पर, जब प्रकाश किरण अपवर्तक तल पर लंबवत पड़ती है, जब प्रकाश किरण अपवर्तक तल पर लंबवत पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं इसको बना के हम लोग।
जब प्रकाश किरण, ये हमारा अपवर्तक तल है और इस पर लंबवत पड़ेगी तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अभिलंब के साथ में गुजर रही है तो अभिलंब के साथ कोण नहीं बना रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, इस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। और ये आपका जिस स्थिति में देखिए यहाँ पर एक एंगल I आया है और उसी से वापस देखिए पर स्नेल का नियम लगा के भी हम लोग चेक कर सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो देखिए μ1 यहाँ पर मान लेते हैं और नहीं तो कुछ भी नहीं लीजिए यहाँ पर, चलिए μ1 और यहाँ पर आप sin I का मान यहाँ पर क्या रखेंगे 0 रख देते हैं 0 डिग्री, हम μ2 sin R। इस देखिए sin 0 का मान 0 हो जाएगा तो 0 इक्वल टू μ2 sin R। तो इसको भी इधर लेते आइए तो sin R इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू भी 0 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब I बराबर यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण अपवर्तक तल पर लंबवत पड़ती हो तो इस स्थिति में प्रकाश का A नंबर ऑप्शन रहेगा, अपवर्तन होगा B नंबर में होगा, अपवर्तन नहीं होगा C नंबर में, कुछ कह नहीं सकते, D नंबर में से कुछ नहीं। तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, चलिए आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं।